की जाती है। तो देखो सीधा मतलब होता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना। एक पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास गिवन हो, इफ गिवन हो P इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। और यदि गिवन है कि Q इक्वल टू 3, जैसे एक पर्टिकुलर मैं मान के चलता हूं कि Q का मान दिया गया है, P का मान दिया गया है, तो इन पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे होगी, इसको हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्स में दिया रहता है कि P, ये P दिया है तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए, या Q का मान दिया है तो आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए। तो इस आधार पर हमको इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ता है, एक आपके पास डिमांड फंक्शन गिवन रहेगा, एक आपके पास डिमांड फंक्शन गिवन रहेगा, और उस डिमांड फंक्शन के, जो डिमांड फंक्शन आपका गिवन रहेगा, उस डिमांड फंक्शन पर P की वैल्यू या Q की वैल्यू रख देंगे। तो इस P एंड Q की वैल्यू रखने के परिणाम स्वरूप आपको फिर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, और इस तरह जो आपकी ईडी इलास्टिसिटी कैलकुलेट होगी, इसके अंतर्गत डिफरेंशिएशन करना पड़ता है डिमांड फंक्शन का इन द रेस्पेक्ट ऑफ P। यानी मांग की लोच कैलकुलेट करने के लिए आपको डिमांड फंक्शन को मूल्य के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, इनटू P अपॉन Q करना पड़ेगा, और यहां पर माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का। तो चलिए आइए देखते हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के इस फार्मूले के अंतर्गत कैसे हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, सपोज दैट Q इक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर मेरे पास डिमांड फंक्शन गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये क्या है, Q इक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर डिमांड फंक्शन गिवन है। कहा जा रहा है कि P इक्वल टू 2 पर डिमांड इलास्टिसिटी की गणना कीजिए, यानी ईडी की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाता है कि आपका डिमांड फंक्शन अगर गिवन है तो P बराबर, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, और कैसे आप इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो पहला तरीका मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं कि पहले तरीके के अंतर्गत क्या होता है कि आप इस P का मान डिमांड फंक्शन में रख दीजिए। तो Q इक्वल टू 20 माइनस 2 स्क्वायर, अब आपका हो जाएगा 20 माइनस 4, अब आपके पास हो जाएगा 16, यानी Q का मान कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो Q का मान आपका 16 आ जाता है, तो ये आपका Q का मान पता चल गया। ठीक है, तो देखो P का मान गिवन है तो Q का मान आ जाएगा, Q का मान गिवन रहेगा तो यहां पर Q का मान रख देंगे तो P का मान आ जाएगा। अब मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पता है कि ED इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब चलिए, अब आपके पास क्या है, Q इक्वल टू, मेरे पास यहां पर देखिए अवकलन करना है। P का मान मेरे पास गिवन है, मिल गया है, एंड Q का मान मैंने फाइंड आउट कर लिया 16 है। अब dQ अपॉन dP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मेरे पास यहां पर डिमांड फंक्शन दिया है 20 माइनस पी स्क्वायर, ये डिमांड फंक्शन है, और इस डिमांड फंक्शन को P के सापेक्ष अवकलन करने पर, P के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करते हैं डी क्यू अपॉन डी पी इक्वल टू डी अपॉन डी पी, और ब्रैकेट में आपका हो जाता है 20 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट टूटेगा तो ये कांस्टेंट है, तो डी ब्रैकेट में 20 अपॉन डी पी माइनस डी अपॉन डी पी और ब्रैकेट में पी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ये कांस्टेंट का 0 माइनस 2p।
तो ये -2p आया dq अपॉन dp की वैल्यू। अब यहाँ पर -2p है और p बराबर हमको एग्जाम में क्वेश्चंस में दिया है कि p बराबर 2 रखने पर, तो p बराबर जब आप 2 रखोगे तो कितना मान आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका -4। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, dq अपॉन dp की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो dq अपॉन dp की वैल्यू जब हमको फाइंड आउट हो जाती है तो अब हम इस वैल्यू को, इन तीनों वैल्यू को, आपका dq अपॉन dp की वैल्यू जो मुझे -4 मिली, p की वैल्यू एंड q की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं रख देता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, तो -4, p का मान कितना है 2 और q का मान कितना है 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 16 हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो 0.5 हो जाता। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कितना मान आया 0.5, यानी आपकी ईडी इज लेस देन 1 है और वस्तु आपकी क्या है, आवश्यक है। इस तरह हम क्या करते हैं कि मांग की लोच की गणना करते हैं। चलिए, ये तो एक क्वेश्चन मेरा एक था, क्वेश्चन नंबर मैं मान के चलता हूं 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी को। अगर आपके पास डिमांड फंक्शन गिवन है तो हम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज दैट डिमांड फंक्शन q इक्वल टू 20p माइनस p स्क्वायर गिवन है। ये आपका डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है। ठीक है, तो p बराबर 3 पर मांग की लोच की गणना कीजिए। तथा वस्तु का नेचर भी बताइए, वस्तु की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है और वो दिया गया है p इक्वल टू 3 पर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, p इक्वल टू 3 पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। अब क्या होगा, हमने सबसे पहले वैल्यू रखी p बराबर 3 को डिमांड फंक्शन में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं q इक्वल टू 20 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 60 माइनस 9, तो हो जाएगा 51। तो ये देखो q का मान आ जाता है आपका। ठीक है, q का मान मिल गया। अब मैं अगर इसी डिमांड फंक्शन को अवकलन कर लेता हूं, ठीक है, अवकलन कर लेता हूं, अवकलन कैसे हो जाएगा, मैं यहां पर अवकलन देखता हूं कि q इक्वल टू 20p माइनस पी स्क्वायर है। अवकलन करने पर तो लिखेंगे p के सापेक्ष अवकलन करने पर, p के सापेक्ष अवकलन करते हैं, प्राइस के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dq अपॉन dp इक्वल टू d अपॉन dp ब्रैकेट में 20p माइनस पी स्क्वायर। चलिए, अब क्या हो जाएगा, 20d अपॉन dp इंटू पी माइनस d अपॉन dp पी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जब अवकलन करते हैं तो हो जाएगा ये 20, क्योंकि इसकी पावर p की पावर 1 है, जहां पे कोई पावर नहीं होती, तो 1 इंटू 1 कर देते हैं, p 1 माइनस 1 माइनस, यहां पर 2 है पावर में तो 2 पहले आएगा, p 2 माइनस 1,
तो 20 एकम 20 p की पावर 0 माइनस 2p। p जिसकी पावर 0 होती है, देखो यहाँ पर p की पावर 0 है, तो जब यहाँ पर p की पावर 0 हो तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2p। ठीक है, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास अवकलन का माना जाता है, dq अपॉन dp का माना जाता है। अब इसमें अगर मैं p बराबर कितना रख देता हूं, p बराबर 3 रख देता हूं, तो जब p बराबर 3 रखता हूं तो इसके बाद क्या हो जाता है 20 माइनस 2 इंटू 3, तो 20 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा आपका 14 आ जाता है dq अपॉन dp का मान। ठीक है, तो कितना आ जाता है 14 आ जाता है। अब हम फार्मूले में रख देते हैं, फार्मूला मेरा क्या है, ed इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, माइनस की देखो माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर माइनस की नीड्स है, यहां पर नीड्स माइनस की नहीं होगी, इसलिए हमको कोई जरूरत नहीं है। तो डी क्यू अपॉन डी पी की वैल्यू कितनी है 14 है, इंटू पी का मान कितना है, पी का मान मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3 है, और आपके पास क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान मैंने 51 कैलकुलेट किया है। तो अब आपके पास हो जाएगा तो 14 गुणे 3 बटे 51, तो जब 14 गुणे 3 बटे 51 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 14 28 14 42 42 बटे 51, तो आपका 0 पॉइंट लगेगा और आपका 5 40 लगभग 8 टाइम्स, यानी ये भी आपकी ed इज लेस देन 1 होगा और वस्तु आपकी नेसेसरी होगी। इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो पॉइंट इलास्टिसिटी के अंतर्गत इसको कैलकुलेट करते हैं। जब दो मूल्य और दो मात्राएं दी रहती हैं तो वो चाप इलास्टिसिटी होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉर्ड इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी के अंतर्गत रहते हैं, और इसके अंतर्गत आपके पास एक डिमांड फंक्शन गिवन रहेगा और उस डिमांड फंक्शन को हमको अवकलन करना पड़ेगा और उसके आधार पर हम इस तरह की गणनाएं संपादित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अनदर क्वेश्चन आपका है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 सर आप बोलिए, बोलो। सर ये ईडी में माइनस कब लगेगा, ये चीज समझा दीजिए सर। हमको कैसे पता चलेगा कि ईडी में माइनस लगाना है या नहीं? आपको सारी वैल्यू इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव रखनी है। आप बताओ कैसे करें, यहां पर आपको माइनस यहां पे अगर आता तो एक माइनस और मल्टीप्लाई कर देते तो 0 हो जाता। ठीक है, अब जी जब सर, जी सर। माइनस नहीं आया तो क्या करेंगे इकोनॉमिक्स में, आप बताओ, हम नहीं मानेंगे तब सर माइनस। पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए प्लस करते हैं। हाँ, पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सर। हाँ, अब बताइए क्या है इस प्रॉब्लम। ठीक है सर, यही था। मतलब उसके साथ दिया है तो मैथ में मतलब होता है माइनस से गुणा, अगर कोई चीज दी होती है। इकोनॉमिक्स में एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, हर चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है, या अगर नहीं होता तो उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ओके सर, ओके सर। चलो, अब एक हमारे पास, क्योंकि मैं रेवेन्यू टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है, तो रेवेन्यू टॉपिक जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो उस रेवेन्यू टॉपिक को डिस्कस करने के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने देखा था कि आगम की हम गणना कर रहे थे। तो आज हम एक और इलास्टिसिटी का फार्मूला आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए औसत आगम को, ठीक है, औसत आगम रेखा यानी एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर लीजिए अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। इस फार्मूले में भी रख करके आप इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो एवरेज रेवेन्यू मैंने निकालना आपको सिखाया है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको निकालना सिखाया है, तो आप इस फार्मूले के आधार पर भी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो उस मेथड से यूज कर सकते हो और चाहे तो इस मेथड से यूज कर सकते हो। आगम मेथड इसे कहा जाता है, और आगम मेथड के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को निकालते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज दैट Q इक्वल टू
20 माइनस पी इज गिवन, दिस इज द डिमांड फंक्शन, दिस इज द डिमांड फंक्शन, ये आपका डिमांड फंक्शन है। अब हमारे पास क्या होता है कि इस मांग फलन में अगर ये गिवन है कि Q इक्वल टू 2 पर, Q बराबर 2 पर यदि कोई उत्पादक 2 इकाई का उत्पादन करता है तो लोच की गणना कीजिए, लोच की गणना कीजिए। ठीक है, लोच की गणना करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप AR फलन निकालोगे, और AR फलन निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि TR बराबर P इंटू Q होता है, और P ही आपका AR होता है, AR इंटू Q होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि AR है, अब AR देखो, इस फलन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, P को इधर ले आता हूं, P इक्वल टू 20 माइनस Q हो जाता है, तो ये आपका डिमांड फंक्शन है, और इसमें आपका AR बराबर हो जाएगा 20 माइनस Q। ठीक है, 20 माइनस Q हो जाता, सॉरी 20, हाँ ठीक तो है, आपका मैंने उल्टा कर दिया, P इधर ले गया, Q इधर, तो इसको 20 माइनस मैं Q लिख सकता हूं। तो देखिए, इस फलन को, डिमांड फंक्शन को मैं P माइनस 20 माइनस Q लिख सकता हूं, इसी फलन को मैं AR बराबर 20 माइनस Q लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जब रेवेन्यू अध्ययन किया था तो मैंने देखा था कि चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, P बराबर AR हमको सभी जगह पर प्राप्त हुआ था। चाहे परफेक्ट कंपटीशन में बात करिए चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन में बात करिए, सभी जगह पर यही वैल्यूज मुझे मिली थी। अब मैं क्या करता हूं कि इस AR के मान को मैं यहां रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस Q ब्रैकेट क्लोज इंटू Q, तो टोटल रेवेन्यू आपकी हो जाएगी 20 Q माइनस Q स्क्वायर, दिस इज टोटल रेवेन्यू, ये कुल आगम है। अब कुल आगम फलन को अगर मैं अवकलन कर दूं उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष, तो मुझे सीमांत आगम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो सीमांत आगम निकाल लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फलन को, कुल आगम फलन को, आगम फलन को Q के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा DTR अपॉन DQ, D अपॉन DQ, तो हो जाएगा 20Q माइनस Q स्क्वायर। तो अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 20D अपॉन DQ ब्रैकेट में Q माइनस D अपॉन DQ और ब्रैकेट में Q स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं 20, क्योंकि ये इसकी पावर 1 है तो ये हट जाएगा, माइनस 2Q, तो ये अवकलन का मान आया। अब देखो Q का मान दिया है 2, तो इस 2 का मान रख देते हैं, तो जब 2 का मान रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 20 में से 4 माइनस होंगे तो आपका हो जाएगा 16। तो 16 मेरा क्या मिला, सीमांत आगम का मान मिला, MR का मान मुझे क्या मिला, 16 मिल गया। और यहां पर अगर मैं Q बराबर 2 रख दूं तो मुझे AR का मान कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए था, द वैल्यू ऑफ AR चाहिए था एंड द वैल्यू ऑफ MR चाहिए था। अब मैं यहां पे वैल्यूज को पुट कर देता हूं, तो जब यहां पर मैंने वैल्यूज को पुट किया तो आपका पास क्या हो जाएगा, AR 18 बटे 18 माइनस 16। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 18 बटे क्या हो जाएगा, ये आपका 2, तो यानी 9 आपकी इलास्टिसिटी आ जाती है। और 9 इलास्टिसिटी हमें यह बताती है कि वस्तु विलासी है, यानी आपकी ED इज ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह हम आगम विधि से, ठीक है, रियूनिव मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम रियूनिव मेथड के नाम से भी जानते हैं।
चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके साथ। सपोज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 10 माइनस पी इज गिवन। ठीक है, ये आपके पास एक फलन दिया है। x बराबर 4 पर मांग की लोच की गणना कीजिए तथा वस्तु का नेचर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए।